फ्रेंड्स, अब हम लोग थ्रोम्बोलिसिस के कुछ इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देख लेते हैं। उसके बाद में थ्रोम्बोलिसिस कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, एमआई के लिए जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होती है ना, एमआई के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट एंजियोप्लास्टी रहती है फ्रेंड्स। ठीक है, एंजियोप्लास्टी करने से फ्रेंड्स पेशेंट को जो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होते हैं थ्रोम्बोलिसिस की वजह से, वो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह कम दिखाई देते हैं और पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी तरह से रहती है और पेशेंट का जो मेन इजेक्शन फ्रैक्शन रहता है ना, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल का जो पंपिंग कैपेसिटी रहती है वो डिक्रीज नहीं होती फ्रेंड्स। इसलिए सबसे बेस्ट वे रहता है जो एंजियोप्लास्टी रहती है। इनकेस कई बार कैसा एंजियोप्लास्टी पॉसिबल नहीं रहती है, एंजियोप्लास्टी करने में कुछ देर टाइम लग सकता है, इसलिए हमें टाइम देख के हमें उस ट्रीटमेंट देखना रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए सबसे बेस्ट एंजियोप्लास्टी ही रहती है। लेकिन एंजियोप्लास्टी कई बार समझो पॉसिबल नहीं रहती तो हमें दूसरा ऑप्शन देखना पड़ता है कि थ्रोम्बोलिसिस करना पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन थ्रोम्बोलिसिस कब करना रहता है, जैसा इसका इंडिकेशन देख लेते हैं आगे। थ्रोम्बोलिसिस में समझो फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि टाइम इज इक्वल टू हार्ट मसल, इसलिए हमें जल्द से जल्द ये ट्रीटमेंट करना रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये थ्रोम्बोलिसिस कब करना रहता है, विदिन 3 आवर्स करना रहता है। ठीक है, विदिन 3 आवर्स किया तो पेशेंट के कार्डियक मसल हम लोग डैमेज होने से बचा सकते हैं, इसलिए विदिन 3 आवर्स हमें थ्रोम्बोलिसिस करना है फ्रेंड्स। लेकिन थोड़ा सा देर हो, मतलब 3 आवर्स से भी ज़्यादा कुछ टाइम लग रहा है पेशेंट को थ्रोम्बोलिसिस के लिए, तो मैक्सिमम 12 आवर्स तक थ्रोम्बोलिसिस हम लोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन विदिन 3 आवर्स थ्रोम्बोलिसिस हमने किया तो सबसे बेस्ट रिजल्ट हमें दिखाई देता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्या होता है फिर यहाँ पे, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स आर इंडिकेटेड इन फर्स्ट 3 आवर्स आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, बट कैन बी गिवन टू 12 आवर्स तक हम लोग दे सकते हैं। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, जरा जितना टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है ना थ्रोम्बोलिसिस के लिए, उतना कार्डियक मसल ज़्यादा डैमेज हो जाती है, इसलिए हमें जल्द से जल्द थ्रोम्बोलिसिस करना रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हो गया थ्रोम्बोलिसिस के इंडिकेशंस। अब सबसे मेन हम लोग देखते हैं थ्रोम्बोलिसिस के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, मतलब थ्रोम्बोलिसिस कब करना नहीं रहता फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो पेशेंट इन एक्टिव ब्लीडिंग है, पेशेंट में सबसे एक्टिव ब्लीडिंग जो रहती है ना, समझो इसोफेजियल वायरस है, वहाँ से ओजिंग, वहाँ से एक्टिव ब्लीडिंग है, क्योंकि फॉर एग्जांपल हेमोरॉइड्स है, वहाँ पे एक्टिव ब्लीडिंग है, कहीं पे पेशेंट को कट वगैरह है, वहीं पे भी एकदम मेजर एक्टिव ब्लीडिंग है, वहाँ पे कैसा फ्रेंड्स थ्रोम्बोलिसिस देने से और ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है और ज़्यादा ब्लीडिंग होने से कारण से ही पेशेंट की जान जा सकती है, इसलिए ऐसे पेशेंट में थ्रोम्बोलिसिस करना नहीं रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, फिर एक्टिव ब्लीडिंग में थ्रोम्बोलिसिस करना नहीं है। बाद में हम लोग देखते हैं सिस्टोलिक बीपी, अगर इनकेस 180 mmHg से ज़्यादा है, सिस्टोलिक बीपी कितना 180 से ज़्यादा सिस्टोलिक बीपी है, तो हमें थ्रोम्बोलिसिस करना नहीं रहता फ्रेंड्स। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, तो सिस्टोलिक बीपी ग्रेटर देन 180 mmHg है ना, तो क्या होता है फिर कॉम्प्लिकेशन इंट्राक्रैनियल हेमोरेज हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे पेशेंट में क्या होता है, इंट्राक्रैनियल हेमोरेज हो सकता है। अगर इनकेस 180 से ज़्यादा बीपी है, हम लोग उसको थ्रोम्बोलिसिस कर रहे हैं, तो और ज़्यादा बीपी बढ़ के जो हेमोरेजिक स्ट्रोक वगैरह आने के चांसेस रहते हैं, उसको इंट्राक्रैनियल हेमोरेज भी हो सकता है फ्रेंड्स ऐसे पेशेंट में। इसलिए हमें सबसे पहले बीपी सेटल करना रहता है, बाद में ये थ्रोम्बोलिसिस करना रहता है फ्रेंड्स। इनकेस डायस्टोलिक बीपी ग्रेटर देन 110 mmHg से ज़्यादा है, कितना डायस्टोलिक बीपी ग्रेटर देन 110 mmHg से ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, रीएमआई आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, रीएमआई आने के चांसेस रहते हैं और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं ऐसे पेशेंट में हम लोग थ्रोम्बोलिसिस किया तो, इसलिए हमें सबसे पहले उसको सबसे पहले हमें उसको थ्रोम्बोलिसिस के रीएमआई के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए सबसे पहले हमें बीपी को सेटल डाउन करना रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हमें बीपी को कम करना रहता है, बाद में थ्रोम्बोलिसिस कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और जो हिस्ट्री ऑफ हेमोरेजिक सीवीए इन पास्ट, हिस्ट्री ऑफ हेमोरेजिक सीवीए मतलब क्या होता है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट मतलब अभी मैंने देखी कि हिस्ट्री ऑफ इंट्राक्रैनियल हेमोरेज वगैरह है ऐसे पेशेंट में हम लोग थ्रोम्बोलिसिस नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे पेशेंट में हम लोग थ्रोम्बोलिसिस ऐसे पेशेंट में भी नहीं कर सकते। बाद में हम लोग देखते हैं कि नॉन हेमोरेजिक सीवीए है। ठीक है, मतलब नॉन हेमोरेजिक सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है, मतलब पेशेंट को कैसे इन्फेक्शन की अगर हिस्ट्री है, ऐसे पेशेंट में कितने इन लास्ट 1 ईयर्स में ऐसे पेशेंट में हिस्ट्री है, ऐसे पेशेंट में भी थ्रोम्बोलिसिस नहीं कर सकते फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे में क्या होता है डिसीज प्रोग्रेस होकर उसको पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, इसलिए ऐसे पेशेंट में भी थ्रोम्बोलिसिस नहीं करना फ्रेंड्स। अदर्स में से प्रेगनेंसी में नहीं करना रहता फ्रेंड्स। ठीक है, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस वगैरह बढ़ सकते हैं। ठीक है, बाद में पेप्टिक अल्सर्स में जो एक्टिव ब्लीडिंग वगैरह है, उसमें एक्टिव यूजिंग वगैरह है पेप्टिक अल्सर्स में से, ऐसे पेशेंट में भी फ्रेंड्स थ्रोम्बोलिसिस नहीं करना रहता है। बाद में ब्लीडिंग डायथेसिस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ब्लीडिंग डायथेसिस मतलब क्या होता है, जो ब्लीडिंग टेंडेंसी रहती है कि ब्लीडिंग हो सकती है वहाँ से। फॉर एग्जांपल इसोफेजियल वायरसेस वगैरह है ऐसे पेशेंट में, इसोफेजियल वायरसेस है उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, ऐसे पेशेंट में भी फ्रेंड्स हमें थ्रोम्बोलिसिस नहीं करना रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, इन केस ऑफ मेजर सर्जरी वगैरह हुई है पेशेंट की 2 वीक्स में, इन लास्ट 2 वीक्स में समझो पेशेंट का अब्डोमिनल सर्जरी वगैरह हुई है, मेजर रिसेक्शन एनास्टोमोसिस, फॉर एग्जांपल रिसेक्शन एनास्टोमोसिस मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के
हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन का ऑपरेशन वगैरह हुआ है, ठीक है, ऐसे पेशेंट में भी हमें थ्रोम्बोलिसिस करना नहीं रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। यूज ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेस इन लास्ट 2 ईयर्स, समझो स्ट्रेप्टोकाइनेस हमें स्ट्रेप्टोकाइनेस इन लास्ट 2 ईयर्स में स्ट्रेप्टोकाइनेस का यूज हुआ है, तो ऐसे पेशेंट में भी थ्रोम्बोलिसिस नहीं करने रहते। ऐसे पेशेंट में कैसे अदर पॉसिबल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल रहते हैं फ्रेंड्स, इसलिए स्ट्रेप्टोकाइनेस समझो लास्ट 2 ईयर्स में यूज किया रहता है, तो ऐसे स्ट्रेप्टोकाइनेस को यूज नहीं करना, बाकी अदर पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, ऐसे पेशेंट में हम लोग दे सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये हो गया थ्रोम्बोलिसिस के इंडिकेशंस एंड कुछ इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस फ्रेंड्स, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं कि उसके कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग थ्रोम्बोलिसिस। थ्रोम्बोलिसिस तो हमने देख ली फ्रेंड्स, थ्रोम्बोलिसिस कैसे कैसे करते हैं, लेकिन थ्रोम्बोलिसिस के सबसे मेन कॉम्प्लिकेशंस हम लोग अभी देखने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि थ्रोम्बोलिसिस के बाद में जो लाइफ सेविंग हावर्स बोलते हैं ना, जो 24 हावर्स बहुत इंपॉर्टेंस रहते हैं आफ्टर थ्रोम्बोलिसिस करने के बाद भी, क्योंकि कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, स्ट्रेप्टोकाइनेस वगैरह से हम लोग थ्रोम्बोलिसिस करते हैं, तो फिर पेशेंट की वेंट्रिकुलर आर्थिमियाज वगैरह आने के बाद आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इसलिए एमआई में थ्रोम्बोलिसिस करने के बाद जो फर्स्ट 24 हावर्स रहते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंस माने जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए ऐसे पेशेंट में कार्डियक केयर यूनिट और इंटेंसिव केयर यूनिट में ऐसे पेशेंट की मैनेजमेंट करनी रहती है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग थ्रोम्बोलिसिस, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग थ्रोम्बोलिसिस सबसे मेन कॉम्प्लिकेशंस क्या रहता है फ्रेंड्स, वेंट्रिकुलर अरिथमिया, ठीक है। वेंट्रिकुलर अरिथमिया सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन होता है, और पेशेंट की मैक्सिमम चांसेस डेथ जो होती है पेशेंट की एमआई आने के बाद थ्रोम्बोलिसिस के बाद, जो सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन रहता है उसमें वेंट्रिकुलर अरिथमिया, सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट जो रहता है फ्रेंड्स पोस्ट एमआई के वेंट्रिकुलर अरिथमिया की वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए वेंट्रिकुलर अरिथमिया को हमें अच्छी तरह से हैंडल करना रहता है, ठीक है। अगले हम लोग कुछ ड्रग्स देखने वाले हैं कि वेंट्रिकुलर अरिथमिया कैसे आने के बाद कैसे उसको ट्रीट करना है। क्या होता है फ्रेंड्स, थ्रोम्बोलिसिस की करने के बाद कुछ एक्टोपिक्स दिखाई देते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोलिसिस करने के बाद एक्टोपिक्स दिखाई देते हैं, एक्टोपिक्स हम लोग ईसीजी में देख लेते हैं कि कैसे होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इस थ्रोम्बोलिसिस करने के बाद एक्टोपिक्स दिखाई देते हैं। ऐसा माना जाता है कि फ्रेंड्स थ्रोम्बोलिसिस करने के बाद जो एक्टोपिक्स देखते हैं वो अच्छा साइन रहता है, इट इज अ गुड साइन फॉर रिपरफ्यूजन। क्या होता है फिर इसके रिपरफ्यूजन दिखाई देता है फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब थ्रोम्बोस जो रहता है, थ्रोम्बोस ब्रेकडाउन होता है, थ्रोम्बोस ब्रेकडाउन होने के बाद वहां से परफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, मतलब कोरोनरी आर्टरी का प्रॉपर ब्लड फ्लो फिर से मेंटेन हो रहा है। ये एक्टोपिक्स देखने के बाद हमें पता चलता है फ्रेंड्स, ठीक है। इट इज अ गुड साइन, एक्टोपिक इज अ गुड साइन एज इट इंडिकेट्स द लाइसिस ऑफ थ्रोम्बस। एक्टोपिक्स इज अ गुड साइन फॉर, इट इज अ गुड साइन, ठीक है। इट इंडिकेट्स क्या करता है, लाइसिस ऑफ थ्रोम्बस। लेकिन एक्टोपिक्स अगर कॉप्लेट्स और ट्रिपलेट्स दिखाई देते हैं, अगर कॉप्लेट्स और ट्रिपलेट दिखाई देते हैं तो इनकेस नॉर्मल रहता है फ्रेंड्स। अगर एक्टोपिक्स परसिस्टेंटली डेवलप होता रहता है तो ये फ्रेंड्स इट इज अ बैड साइन, ठीक है। इट इज अ बैड साइन, इसलिए हमें अच्छी तरह से पहले ट्रीट करना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। इट परसिस्ट एक्टोपिक्स आर देयर, इसलिए हमें ट्रीटमेंट क्या करना रहता है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंजेक्शन झाइलोगार्ड से, ठीक है। इंजेक्शन झाइलोगार्ड में क्या फ्रेंड्स, लिडोकेन है 2%, ठीक है। इंजेक्शन झाइलोगार्ड में क्या रहता है, लिडोकेन 2%। ये एनेस्थेटिक भी ड्रग में भी आते हैं और एंटी अरिथमिक ग्रुप में भी आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये कैसे देना रहता है, इंजेक्शन झाइलोगार्ड हमें 3 cc बोलस में देना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। इंजेक्शन झाइलोगार्ड 2% के फॉर्म में रहता है, इंजेक्शन झाइलोगार्ड 2% के फॉर्म में रहता है, 3 cc आईवी बोलस देना रहता है फ्रेंड्स। 1 cc में उसका डोज कैसा रहता है फ्रेंड्स, 21.3 mg/ml, 21.3 mg/ml ऐसा इसका टाइट्रेशन रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। दैट इज 2% का रहता है, ये हमें 3 cc आईवी बोलस में देना रहता है। ये देने के बाद भी समझो एक्टोपिक स्टिल परसिस्ट रहते हैं, एक्टोपिक स्टिल वैसे ही रहता है, तो हमें क्या करना रहता है फ्रेंड्स, 47 cc सीरीज कंपनी लेना रहता है। झाइलोगार्ड क्या करता है, झाइलोगार्ड 47 cc 50 ml की सीरीज रहते हैं, 50 ml की सीरीज में लेके हमको सीरीज पंप से लगाना है। कितनी रेट से लगाना है, 2 cc पर हावर से लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये जरा सा समझने में आपको जरा सा दिक्कत जाएगी, लेकिन क्या रहता है फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस से कितने ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ की, उसको प्रैक्टिस के दौरान ही हमें धीरे धीरे पता चलता है कि कैसे कैसे लगाना रहता है वगैरह, ठीक है। अभी हम लोग समझो, तो आप लोग अच्छे तरह से ध्यान में रखना कि कैसे लगाते हैं, ठीक है। आपने प्रैक्टिस में आपने जितने बार ये ऐसी चीज़ें देखी उतने बार आपको प्रैक्टिस के बाद में आपको ये धीरे धीरे आपको ध्यान में आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए जो कुछ भी हम लोग आईसीयू में वगैरह जाते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए या ड्यूटी के लिए जाते हैं, तो अच्छी तरह से देखना है फ्रेंड्स की क्या क्या देते हैं, कैसे कैसे देते हैं, उसका मैकेनिज्म कैसा है, कितने पीरियड के लिए देते हैं, उसका डायल्यूशन कैसे करते हैं, सिरिंज पंप से कैसे लगाते हैं, ये सब चीज़ें एज ए डॉक्टर हमें ऑब्जर्व करके, एज ए स्टूडेंट हमें वो सब चीज़ें ऑब्जर्व करके ये धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस में यूज़ करना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये चीज़ें कैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस के हिसाब से धीरे धीरे रूटीन में हो जाती है और अच्छे तरह से हमें ध्यान में रहता है फ्रेंड्स, ठीक है।
इसलिए हमें कैसे करते हैं, झाइलोगार्ड पहले सबसे पहले 3 cc IV बोलस में देना है। 3 cc IV बोलस में देने के बाद भी एक्टोपिक स्टिल परसिस्टेंट रहते हैं तो हमें 47 cc सीरीज पंप से लगाना है और 2 cc पर आवर से देना है फ्रेंड्स, ठीक है। इंजेक्शन झाइलोगार्ड भी दे सकते हैं, बाद में इंजेक्शन अमाइडोरन में लगा सकते हैं, ठीक है। इंजेक्शन अमाइडोरन में मैक्सिमम टाइम यूज किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। इंजेक्शन अमाइडोरन कौन से ग्रुप में आता है, इंजेक्शन अमाइडोरन जो एंटी अरिथमिक ग्रुप्स में आता है, ठीक है। इंजेक्शन अमाइडोरन कौन से ग्रुप में आते हैं, एंटी अरिथमिक ग्रुप में आते हैं। तब क्या करते हैं फ्रेंड्स, इट कैन बी गिवन फॉर सम, इट कैन बी गिवन 150 mg IV बोलस में देते हैं, ठीक है। 150 IV बोलस में दे सकते हैं स्टैट में, अगर इनके स्टैट में भी दे सकते हैं और इसका 3 डोज भी दे सकते हैं। 150 mg थोड़ी देर बाद 150 mg, थोड़ी देर बाद 150 mg, अच्छा 3 डिवाइडेड डोसेज, 3 डोसेज में भी दे सकते हैं। नहीं तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, 2 एम्पुल इसके लेते हैं। 2 एम्पुल मतलब क्या होता है, एक एम्पुल में 150 mg रहती है, उसका टाइट्रेशन ऐसा रहता है फ्रेंड्स 50 mg पर ml ऐसा रहता है, ठीक है। 50 mg पर ml ऐसा रहता है और 3 ml का एम्पुल रहता है अमाइडोरन का, ठीक है। 3 ml का एम्पुल रहता है अमाइडोरन का। हमें क्या करना रहता है फ्रेंड्स, ये 2 एम्पुल्स लेना है। 2 एम्पुल्स में कितना आ गया फिर 150 mg प्लस 150 mg मतलब 300 mg 2 एम्पुल्स में आ गया। ये क्या करना है, डायल्यूट करना है 44 ml डेक्सट्रोज 5% में, ठीक है। क्या करना रहता है फ्रेंड्स, 300 mg प्लस डेक्सट्रोज 5% में लेना है, कितना 44 ml में, कितने 44 ml में डायल्यूशन लेना है, ठीक है। ओवर पीरियड ऑफ 1 आवर, एक ओवर पीरियड ऑफ 1 आवर, 1 घंटे में ये लगाना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये लगाने के बाद क्या होता है फिर अच्छी तरह से देखना है कि उसको कुछ एक्टोपिक्स कम हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे, क्योंकि एक्टोपिक्स इससे भी कम नहीं हो रहे तो इसका फिर इन्फ्यूजन लगाना पड़ता है फ्रेंड्स। इफ स्टिल परसिस्ट 900 mg अमाइडोरन लेना है, 900 mg अमाइडोरन लेना है 36 cc डेक्सट्रोज 5% में, कितना 32 cc डेक्सट्रोज 5% में अमाइडोरन लेना है और 2.1 ml पर आवर से हमें ये लगाना है फ्रेंड्स सीरीज पंप से, ठीक है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर बाद पहले बोला है कि फ्रेंड्स ये कैसे चीज़ें प्रैक्टिस से अच्छी धीरे धीरे हमें याद में आता है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कैसे लगाना है, कैसे देते हैं। ये अमाइडोरन का इंजेक्शन जो रहता है ना 50 mg पर ml से रहता है, कितना mg रहता है 50 mg पर ml में रहता है और इसमें 1 एम्पुल में 3 ml रहता है, मतलब 1 एम्पुल में कितने इंजेक्शन हो गए फिर 150 mg, ठीक है। समझे, कंफ्यूज हो रहा है जरा सा। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। जरा सा देखो डायग्राम मतलब लिख के देता हूँ मैं, 50 mg 1 ml में रहता है, ठीक है। फिर एक एम्पुल कितना रहता है, एक एम्पुल कितने ml का रहता है 3 ml का, ठीक है। फिर 3 ml में कितने mg हो गया अमाइडोरन 150 mg आ गया, ठीक है। एक एम्पुल में 150 mg अमाइडोरन आ गया। हम लोग इसलिए एक स्टैट एम्पुल 1 एम्पुल स्टैट में भी दे सकते हैं, ठीक है। 1 एम्पुल स्टैट में दे सकते हैं, नहीं तो क्या करना है फ्रेंड्स 2 एम्पुल्स इन डेक्सट्रोज 5% में लेना है। 2 एम्पुल्स मतलब कितना 300 mg डेक्सट्रोज 5% 44 ml में लेना है और 1 घंटे के लिए देना है, ठीक है। 1 आवर लिए देना है, 1 घंटे में देना है फ्रेंड्स, ठीक है। इफ स्टिल परसिस्ट 900 mg ऑफ अमाइडोरन लेना है। 900 mg अमाइडोरन कितने में 32 cc डेक्सट्रोज 5% में डाइल्यूट करना है। 32 cc डेक्सट्रोज 5% में डाइल्यूट करके 2.1 ml से 1 ml पर आवर से हमें इन्फ्यूजन पंप से लगाना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये हो गया अमाइडोरन का। इसलिए हमें एंटी अरिथमिक ग्रुप में जो वेंट्रुलर अरिथमिया के लिए प्रिवेंट करने के लिए हमें आया तो उसको ट्रीट करने के लिए इंजेक्शन झाइलोगार्ड, इंजेक्शन अमाइडोरन, ये देखा। बाद में हम लोग देखते हैं कार्डियो वर्जन, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम लोग कैसे इस टाइम पीरियड में ये अमाइडोरन झाइलोगार्ड यूज करने से कई बार कैसे कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियो वर्जन प्रीफर करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एक बार पेशेंट को डीसी शॉक दिया, पेशेंट फिर से उसने प्रॉपर रिदम में, एक बार पेशेंट को कैसे डीसी शॉक दिया तो पेशेंट फिर से पेशेंट का हार्ट जो साइनस रिदम में सर्कुलेट होने, साइनस रिदम में फ्रेंड्स एक बार कैसे फ्रेंड्स अभी कार्डियोवर्जन देख लेते हैं फ्रेंड्स। जो हमें अभी झाइलोगार्ड और अमाइडोरन देखा और इसके बाद जो कार्डियोवर्जन है, अभी हम लोग कैसे कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह इस टाइम पीरियड में कार्डियोलॉजिस्ट सबसे ज़्यादा प्रीफर क्या करते हैं फ्रेंड्स, कार्डियोवर्जन प्रीफर करते हैं। जैसे क्या होता है फ्रेंड्स, कार्डियोवर्जन डीसी मतलब डीसी शॉक देते हैं, हार्ट को कैसे शॉक देते हैं और हार्ट का जो रिदम है ना साइनस रिदम में कन्वर्ट होता है, फिर साइनस रिदम में कन्वर्ट होता है, इसलिए डीसी शॉक भी बोलते हैं, इसको कार्डियोवर्जन बोलते हैं। कैसा रहता है फ्रेंड्स, उसको जो डिफिब्रिलेटर रहता है ना हमारा, डिफिब्रिलेटर हमें लगाना रहता है। डिफिब्रिलेटर का एक जो बेस रहता है, जो यहाँ पे मतलब हार्ट की जो हमारा बेस है ना, हार्ट का बेस जो है जो एसी नोड के ऊपर यहाँ पे पहला एक लगाते हैं और दूसरा जो हार्ट का जो अपेक्स है वो दूसरा यहाँ पे अपेक्स पे लगाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जिसकी इसमें कार्डियोवर्जन लगाते हैं। कार्डियोवर्जन लगाने में फ्रेंड्स उसका
जूल कितना रहता है फ्रेंड्स, कार्डियोवर्जन इज टू बी गिवन बाय डीसी शॉक, जैसे डीसी शॉक से देते हैं उसका कितना जूल रहता है फ्रेंड्स, 50 जूल से 300 जूल तक रहता है, लेकिन हमें स्टार्ट कैसे 150 जूल से करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। कार्डियोवर्जन स्टार्ट विद 150 जूल से करते हैं और 250 mg तक देते हैं मैक्सिमम, ठीक है। 250 mg या 350 150 से स्टार्ट करते हैं और 250 जूल तक लेके जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 250 जूल तक देते हैं या कई बार कैसे 300 जूल भी देते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम लोग 150 टू 250 जूल तक ही फ्रेंड्स कार्डियोवर्जन देते हैं। ये डीसी शॉक देने के बाद पेशेंट का हार्ट कैसे फिर से साइनस रिदम में आता है, ठीक है। ये हो गया कार्डियोवर्जन। बाद में हम लोग सीपीआर भी देते हैं, कई बार क्या फ्रेंड्स कार्डियो में हमें वगैरह नहीं तो पेशेंट कई बार कैसे पल्स कोलैप्स होते हैं, पल्सलेस वगैरह हो गया, तो ऐसे में सबसे पहले बाद में फिर ऐसे पेशेंट हम लोग पल्स वगैरह पल्सलेस वगैरह हो गया तो उसमें आर्थिक में कैसे सीपीआर भी दे सकते हैं फ्रेंड्स कई बार। इट इज सीपीआर टू बी गिवन, सीपीआर कैसे देते हैं फ्रेंड्स, सीपीआर इज टू बी गिवन 100 to 120 कंप्रेशन चेस्ट कंप्रेशंस पर मिनट। एक मिनट में सीपीआर कितना करना रहता है फ्रेंड्स, 100 to 120 चेस्ट कंप्रेशंस पर मिनट, ठीक है। कितना रेट है कितना देना रहता है, 100 to 120 चेस्ट कंप्रेशंस पर मिनट में देना रहता है। और उसका रेट कैसा रहता है फ्रेंड्स, 30:2 में 30:2 मतलब 30 चेस्ट कंप्रेशन देना है और 2 मैकेनिकल ब्रीदिंग रहना है। मैकेनिकल ब्रीदिंग मतलब हम लोग अम्बो वगैरह लगा के दे सकते हैं फ्रेंड्स ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। 30 चेस्ट कंप्रेशन प्लस 2 मैकेनिकल ब्रीदिंग दे सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये हो गया हम लोग इसलिए वेंट्रिकुलर अरिथमिया की हम लोग ट्रीटमेंट देखिए फ्रेंड्स, ऐसे इसमें इसके हिसाब से ट्रीटमेंट हमें पेशेंट को देना रहता है। अब हम लोग फ्रेंड्स ये हो गया थ्रोम्बोलिसिस, थ्रोम्बोलिसिस के कॉम्प्लिकेशंस, थ्रोम्बोलिसिस के इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, थ्रोम्बोलिसिस एक्चुअली कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हमें डिटेल में अच्छी तरह से पढ़े हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसे हमें अच्छी तरह से अप्लाई भी करना है फ्रेंड्स, इसलिए अच्छी तरह से इसको पढ़ना है, देखना है कौन सा ड्रग कभी यूज़ करना है कभी यूज़ नहीं करना रहता है, उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आते हैं, अच्छी तरह से देखना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो एमआई की जो कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह ट्रीटमेंट करते हैं, एमआई की जो सबसे कोरोनरी इंटरवेंशंस देख लेते हैं कि एमआई ट्रीटमेंट में कोरोनरी इंटरवेंशंस कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पीटीसीए। पीटीसीए मतलब क्या रहता है फ्रेंड्स, इसका लॉन्ग फॉर्म देख लो, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। क्या है इसका लॉन्ग फॉर्म, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, ठीक है। ये कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कब करते हैं फ्रेंड्स, अगर इनकी 70% आर्टेरियल ब्लॉकेज है, कौन सी भी आर्टरी समझो आरसीए है एलसीए है, कौन सी भी आर्टरी अगर इनके 70% से ज़्यादा आर्टेरियल ब्लॉकेज है तो हमें उसको एंजियोप्लास्टी करना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि उसको थ्रोम्बोलिसिस करने के बाद भी उसका इतना यूज़ नहीं रहता है कि उसको, इसलिए हमें ग्रेटर करते हैं उसके रीएमआई भी बाद में रीएमआई भी आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हमें ग्रेटर देन 70% जो आर्टेरियल ब्लॉकेज है वहाँ पे हमें एंजियोप्लास्टी करना रहता है फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग समझो बीएमएस बीएचएमएस वगैरह स्टूडेंट्स वगैरह है, हम लोग के कई बार कैसे होते हैं हमारे एरिया में के कोई भी हमारे एरिया में के जो पेशेंट्स वगैरह है हमारे पास फाइल लेके आते हैं कि हमें जरा सा हमसे जरा सा एडवाइस लेते हैं, ठीक है। एडवाइस लेते हैं कि एंजियोप्लास्टी कब करना चाहिए, हमारे पेशेंट के इतने ब्लॉकेज हैं, हमें एंजियोप्लास्टी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमें अच्छी तरह से ये देखना है कि फ्रेंड्स इनकी ग्रेटर देन 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज है तो उसका एंजियोप्लास्टी करना ही करना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये ऑप्शन उसको देना है, ठीक है। बाद में हम लोग देखते हैं सीएबीजी। सीएबीजी मतलब क्या रहता है फ्रेंड्स, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, सीएबीजी का लॉन्ग फॉर्म क्या हो गया, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग इसमें क्या रहता है फ्रेंड्स, जो हम जो ट्रिपल वेसल डिसीज वगैरह रहते हैं, जब वेसल्स ब्लॉक मोर देन 2 है, मोर देन 2 वेसल्स ब्लॉक्स है ना, ठीक है, मोर देन 2 वेसल्स ब्लॉकेज है, मोर देन 2 वेसल्स ब्लॉकेज है, अगर मोर देन 3 वेसल्स उसको ट्रिपल वेसल डिसीज बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल वेसल डिसीज, टीवीडी। ट्रिपल वेसल डिसीज में हमें सीएबीजी करना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि इंडिकेशंस क्या रहता है एंजियोप्लास्टी का, मैक्सिमम 2 वेसल्स तक ही हम एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेटर देन 2 वेसल्स वगैरह है तो हमें उसको सीएबीजी करना ही करना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के लिए कौन से आर्टरी यूज करते हैं फ्रेंड्स, ग्राफ्ट कौन सा यूज करते हैं, किसी को पता है तो बता सकता है ये, ठीक है। मैं ही बता देता हूँ। इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, रीमा एंड लीमा जो है ना, रीमा एंड लीमा। क्या है ये रीमा लीमा, ये लड़कियों का नाम नहीं है फ्रेंड्स, ये आर्टरी है, राइट इंटरनल मेमोरियल आर्टरी, लेफ्ट इंटरनल मेमोरियल आर्टरी, ये सीएबीजी के ग्राफ्ट के लिए यूज किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। कई किसी ने हमें पूछा कि कोरोनरी आर्टरी की बाईपास समझो सीएबीजी के लिए कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के लिए कौन सा ग्राफ्ट यूज करते हैं, कौन से आर्टरी यूज करते हैं, तो हमें क्या बोलना है फ्रेंड्स, रीमा एंड लीमा यूज करते हैं।
रीमा मतलब राइट इंटरनल मेमोरियल आर्टरी एंड लेफ्ट इंटरनल मेमोरियल आर्टरी, ये दो आर्टरी यूज करते हैं ग्राफ्टिंग के लिए, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स पीटीसी और सीएबीजी। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है ईएमआई में ट्रीटमेंट के लिए पीटीसी मतलब एंजियोप्लास्टी, समझो पेशेंट की सबसे एंजियोप्लास्टी की होता है, सबसे बेस्ट वे रहता है पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए फ्रेंड्स, ठीक है।